आज हम अमेरिका की क्रांति के बारे में विस्तार से जानेंगे कि अमेरिका में क्रांति क्यों हुई और क्या उसके कारण थे, और अमेरिका में जो इंग्लैंड के लोग बस गए थे उनको किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा, और इंग्लैंड की सरकार ने किस प्रकार से अमेरिका में बसे हुए नागरिकों को उनका दमन किया और उन पर आर्थिक बोझ भी लादा। तो जिससे कि अमेरिका में जो इंग्लैंड के लोग बसे हुए थे वो इस आशा से बस गए थे जाकर कि उनको किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड की तो विजय होती है, लेकिन उपनिवेश में जो बसे हुए जो लोग थे उनके लिए समस्याएं कम नहीं होती, और इस प्रकार से जो क्रांति की ज्वाला और अधिक भड़कने लगती है, क्योंकि इंग्लैंड ने अपने निजी आर्थिक हित को देखते हुए उपनिवेशों में से उनका अधिक से अधिक शोषण किया। और इसी क्रम में हम आज देखेंगे कि उपनिवेशों में बसने के कारण और अमेरिका की क्रांति के क्या कारण थे, उन पर प्रकाश डालेंगे। जैसे कि उपनिवेशों में बसने के कारण, तो इंग्लैंड के लोग इंग्लैंड छोड़कर अमेरिका में बसे जाके, तो उसका क्या कारण? यूरोप में निरंतर चलने वाले युद्ध से मुक्ति प्राप्त करना। अब यूरोप में निरंतर युद्ध चल रहे थे और उसमें क्या भयानक स्तर पर नरसंहार भी हो रहा था, जिससे कि जनधन की काफ़ी हानि थी। तो इससे लोग बचना चाहते थे, इसीलिए वो अपना देश छोड़कर दूसरे देश में जाकर अमेरिका में बस गए जाके। दूसरा, निर्धन लोगों को जबरदस्ती युद्ध में धकेलना। अब निर्धन लोगों को जबरदस्ती युद्ध में कैसे धकेला जाता था कि इनकी गरीबी का लाभ उठाकर इनको बेच दिया जाता था, फिर इनको मतलब एक बंदी के रूप में दूसरे देश में युद्ध लड़ने के लिए भेज दिया जाता था, और किसी भी प्रकार की इनको सुविधा नहीं होती थी। तो बहुत से लोग अपने देश को छोड़कर दूसरे देशों में जा बसे, और अमेरिका में भी ऐसा ही दिखाई देता है। नंबर 3, नई दुनिया में पहुंचकर ईमानदारी से कारोबार करने का अवसर प्राप्त होगा। तो उपनिवेशों में बसे हुए लोगों का ये सोचना था कि वो नए देश में जाकर बस जाएंगे तो वहाँ पर किसी प्रकार की ऐसी बेईमानी, भ्रष्टाचार या अत्याचार, आर्थिक शोषण नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने अपने देश को छोड़ा और दूसरे देश में जाकर बस गए। तो उपनिवेशों में बसने का यही 3 मेन कारण हैं। इसके बाद और भी कारण थे। अब हम देखते हैं अमेरिका की क्रांति का कारण। तो पहला कारण है उपनिवेशियों में इंग्लैंड के प्रति प्रेम का अभाव। उपनिवेशियों में इंग्लैंड के प्रति प्रेम का अभाव क्यों था? क्योंकि वो इंग्लैंड से निकल के ही यूं गए थे, क्योंकि उन्हें वहाँ पर भयानक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था और वो उन परेशानियों से बचना चाहते थे, आर्थिक शोषण से बचना चाहते थे। इंग्लैंड को छोड़कर उपनिवेशों में बसने वाले अधिकांश लोगों में इंग्लैंड के प्रति कोई विशेष प्रेम नहीं था। क्यों प्रेम नहीं था? इसी कारण कि वहाँ उनकी जो ज़रूरतें थी और जो वो स्वतंत्रता चाहते थे वो इंग्लैंड में नहीं मिल पा रही थी। बहुत से धार्मिक अत्याचार से परेशान होकर उपनिवेशों में आकर इंग्लैंड के लोग बस गए। ऐसे लोगों को इंग्लैंड की चर्च तथा वहाँ की सरकार से कोई विशेष सहानुभूति और प्रेम भी नहीं था। क्यों? प्रेम होता तो वो देश छोड़कर जाते ही नहीं और वे दूसरी जगह जाकर नहीं बसते। इंग्लैंड और उपनिवेश एक दूसरे के संपर्क में कम आए। कम का कारण ये था कि वो परेशान होकर गए, तो इसलिए उन्होंने पीछे मुड़कर फिर नहीं देखा। तो नंबर 1 कारण उपनिवेशियों में इंग्लैंड के प्रति प्रेम का अभाव। और अमेरिका में ये अमेरिकी क्रांति का कारण यही है कि जब इंग्लैंड की सरकार ने उपनिवेशियों पर दबाव बनाया, एक तो वो देश छोड़ चले गए और अमेरिका में बस गए, लेकिन अमेरिका में भी उनका पीछा किया गया, उन पर दबाव बनाया गया, उन पर अत्याचार किए गए, तो इससे वहाँ पर एक तरह से क्रांति की ज्वाला भड़क उठी, जिसे अमेरिका की क्रांति कहते हैं। चारित्रिक भिन्नता, नंबर 2 कारण है चारित्रिक भिन्नता। उपनिवेश में रहने वाले लोगों
एवं इंग्लैंड के लोगों में चारित्रिक भिन्नता थी, मतलब चरित्र को लेकर भी उनमें मतलब एक तरह से काफी अंतर था। 90% जनसंख्या इंग्लैंड की थी, किंतु उपनिवेशी इंग्लैंड के लोगों से भिन्न थी। मतलब 90% जनसंख्या इंग्लैंड की तो थी, किंतु वे उपनिवेशी इंग्लैंड के लोगों से बिल्कुल अलग थे। अंग्रेजों और अमेरिका के लोगों में धार्मिक मतभेद भी थे, मतलब धार्मिक विचारों में भी काफी अंतर था। उपनिवेशों के अधिकांश निवासी प्यूरिटन थे। उपनिवेशों के अधिकांश निवासी कैसे थे? प्यूरिटन। जबकि इंग्लैंड के लोग इंग्लैंड के चर्च के अनुयायी थे। उपनिवेशों में समानता की भावना प्रबल थी, इंग्लैंड से स्वतंत्र होना चाहते थे। जब उपनिवेशों में जो लोग बसे हुए थे उनके अंदर काफी समानता थी और वो इंग्लैंड के क्षेत्र मतलब प्रभाव से मुक्त होना चाहते थे, लेकिन इंग्लैंड ने उन पर अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया, जिससे कि उन्होंने नारा जोखा क्रांति कर दी। उपनिवेशियों का स्वतंत्रता प्रेम। एक अमेरिकी क्रांति का तीसरा कारण ये है कि उपनिवेश में जो बसे हुए लोग थे वो स्वतंत्र प्रेमी थे। वो स्वतंत्र उन्मुक्त वातावरण में अपना जीवन यापन करना चाहते थे, लेकिन इंग्लैंड की सरकार जो थी वो तानाशाही रुख अपनाए हुए थी, जिसके कारण उपनिवेशों के आवाज लोग इंग्लैंड के लोगों की अपेक्षा अधिक उत्साही और स्वतंत्रता प्रिय थे। उपनिवेश वासियों में स्वतंत्रता एक जनतंत्र का अधिक प्रचार था, यानी वो जनतंत्र में विश्वास रखते थे, यानी शासन उनके हिसाब से होना चाहिए, शासन निरंकुश नहीं हो जो उन पर अत्याचार और अन्याय करे। लेकिन इंग्लैंड ने जब ऐसा ही किया तो अमेरिकी क्रांति के रूप में उनका गुस्सा देखने को मिलता है। इसके बाद दोषपूर्ण शासन व्यवस्था। चौथी जो बात है वो दोषपूर्ण शासन व्यवस्था होना। उपनिवेशों की शासन व्यवस्था संतोषजनक न थी, और शासन व्यवस्था संतोषजनक न हो और लगातार अत्याचार होते रहे तो कहीं पे भी विद्रोह की स्थिति पैदा हो सकती है। वैसा ही यहाँ अमेरिका में अमेरिकी उपनिवेशों में हुआ। शासन में कई प्रकार के दोष विद्यमान थे, मतलब एक प्रकार का दोष नहीं, कई प्रकार के दोष विद्यमान थे। शासन व्यवस्था के 3 प्रमुख अंग थे। नंबर 1 गवर्नर, नंबर 2 गवर्नर की कार्यकारिणी समिति और नंबर 3 विधायक सदन अथवा असेंबली। गवर्नर का उत्तरदायित्व तो था किंतु अधिकार सीमित थे। तो शासन के प्रमुख 3 अंग गवर्नर, गवर्नर की कार्यकारिणी समिति और विधायक सदन अथवा असेंबली। गवर्नर का उत्तरदायित्व तो था किंतु अधिकार उनके सीमित थे, जिससे कि वो मनमानी तरीके से अपना कार्य नहीं कर पा रहे थे। विधायक सदनों को अधिकार प्राप्त थे, परंतु उत्तरदायित्व का अभाव था। शासक व शासित वर्ग एक दूसरे से असंतुष्ट थे। मतलब विधायक सदनों को अधिकार तो प्राप्त था, परंतु उत्तरदायित्व का अभाव था। शासक व शासित वर्ग एक दूसरे से असंतुष्ट थे। उपनिवेशों की उपयोगिता, भ्रांत धारणा। अब ये क्या था कि इंग्लैंड के जो लोग थे वो ये मान रहे थे कि जो उपनिवेश बनाए गए हैं वो इंग्लैंड के हित के लिए बने हैं। अच्छा, इंग्लैंड का अधिक से अधिक हित उनसे ही हितों की पूर्ति की जाए उपनिवेशों से, जैसा कि भारत भी एक उपनिवेश। तो अब यहाँ बात हो रही है यूरोप में, तो ये इंग्लैंड के लोगों की गलत मानसिकता थी। भ्रम था कि उपनिवेश में बसे हुए लोग जो अपनी स्वतंत्रतापूर्ण जीवन जीना चाहते हैं उनके स्वतंत्रता का क्यों हनन किया जाए। लेकिन यहाँ पर इंग्लैंड की जनता ऐसा भ्रम पाली हुई थी कि जो अमेरिका में बसे हुए इंग्लैंड वासी हैं उनसे इंग्लैंड का लाभ देखा जाए, तो ये एक तरह से गलत बात थी। और ऐसा ही अंग्रेजों ने विभिन्न देशों जो अपने उपनिवेश बना रखे थे वहाँ से अपना स्वार्थ सिद्ध पूरा करने का प्रयास भी किया। जैसा कि हम भारत में भी देखते हैं कि अंग्रेजों ने किस प्रकार से भारत में आर्थिक शोषण की नीति को बढ़ावा दिया और जिससे कि आम जन साधारण काफ़ी परेशान रहा। तो उपनिवेशों की उपयोगिता, भ्रांत धारणा। इंग्लैंड के लोगों में धारणा थी कि उपनिवेश इंग्लैंड को लाभ पहुंचाने के लिए है,
क्या है उपनिवेश? इंग्लैंड को लाभ पहुंचाने के लिए। इसी आधार पर उपनिवेशों का आर्थिक शोषण करना चाहते थे और इंग्लैंड का शासन भी चाहता था कि उपनिवेश उसकी धन संपदा में वृद्धि व सहयोग दे। अब इंग्लैंड का प्रशासन भी चाह रहा है कि जो उपनिवेश है वो अधिक से अधिक इंग्लैंड की धन संपदा को बढ़ाने में सहयोग दें, ताकि आर्थिक जो जरूरतें हैं उनको और अधिक पूरा किया जाए। और इससे उपनिवेशों की आर्थिक दशा से इंग्लैंड की सरकार को लेना देना कुछ भी नहीं था, जिससे कि जब इस प्रकार की स्थिति पैदा हुई और इस भ्रम के कारण तो फिर इससे आक्रोश बढ़ा और अमेरिकी क्रांति के रूप में इसकी परिणति होती है। सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव, इसका नेक्स्ट जो कारण है 1757 ईस्वी से 1763 ईस्वी के मध्य अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध छिड़ गया। अब इस सप्तवर्षीय युद्ध में अंग्रेजों की विजय तो होती है, लेकिन अंग्रेजों की विजय के से जो उपनिवेशियों का कोई हित नहीं होता है। तो यह 1757 ईस्वी से 1763 ईस्वी के मध्य अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध छिड़ गया। युद्ध की शुरुआत यूरोप से हुई और अमेरिका में भी यह युद्ध उतनी ही भयंकरता से लड़ा गया। मतलब अमेरिका में भी यह जो सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य जो लड़ा गया वो उतनी भयंकरता से ही लड़ा गया। तो इससे क्या हुआ कि जो उपनिवेश जो थे वो जो लोग थे वो काफ़ी उनका नुकसान हुआ जान मार का। अमेरिका के अंग्रेजी उपनिवेशों ने सब मिलकर इंग्लैंड की कोई सहायता नहीं की, जैसा कि वो अपेक्षा कर रहे थे। इंग्लैंड की विजय के बाद भी उपनिवेशियों ने इंग्लैंड की अवहेलना करनी शुरू कर दी। मतलब इंग्लैंड ये सोच रहा था कि उसकी जीत से जो उपनिवेशी हैं, जो उसके देश से निकले हुए जो नागरिक हैं जो बस गए हैं, वो इंग्लैंड के फेवर में आ जाएंगे पूर्ण रूप से, पर ऐसा हुआ नहीं और वे उनकी अवहेलना और करने लगे। मतलब इंग्लैंड के विरोधी हो गए। नव विजित क्षेत्र की समस्या, अब जो सप्तवर्षीय युद्ध के बाद इंग्लैंड की विजय तो हो जाती है और उसका काफ़ी क्षेत्र पर उसका प्रभाव भी स्थापित होता है। तो सप्तवर्षीय युद्ध के बाद अमेरिका का समूचा फ्रेंच क्षेत्र इंग्लैंड के अधिकार में आ गया था। मतलब फ्रांस के हाथ से निकलकर किसके अधिकार में आ गया? इंग्लैंड के हाथ में आ गया। इस क्षेत्र में मुख्यतः कैथोलिक, फ्रांसीसी और आदिवासी रेड इंडियन बसे हुए थे। तो कौन कौन बसे थे इस क्षेत्र में? मुख्यतः कैथोलिक, फ्रांसीसी और आदिवासी रेड इंडियन इसमें बसे हुए थे। 1763 ईस्वी में एक शाही घोषणा द्वारा एलेगनीज 1763 ईस्वी में एक शाही घोषणा द्वारा एलेगनीज, फ्लोरिडा, मिसिसिपी और क्वेबेक के बीच का समूचा क्षेत्र रेड इंडियनों के लिए सुरक्षित कर दिया गया और इससे उपनिवेश वासियों का पश्चिम की ओर प्रसार रुक गया और अपनी सरकार का प्रसार रुक गया और अपनी सरकार को अपना शत्रु समझने लगी। तो इस प्रकार से नव विजित जो क्षेत्र थे उनकी भी समस्या थी और इसमें इंग्लैंड की जो सरकार जैसा सोच रही थी वैसा हुआ नहीं और जो रेड इंडियंस के लिए सुरक्षित तो कर दिया गया था क्षेत्र, लेकिन इससे उपनिवेशियों का पश्चिम की ओर प्रसार रुक जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं और अपनी सरकार को अपना शत्रु समझने लगेंगे, ऐसा भी नहीं हुआ और ये इंग्लैंड के लिए एक समस्या बनी हुई थी। और जिसके कारण क्या है उनमें उपनिवेशवासियों में क्या है कि भयंकर असंतोष व्याप्त हो जाता है और ये क्रांति के रूप में फूट पड़ता है। नई आर्थिक नीति, उपनिवेशों में इंग्लैंड द्वारा अधिक धन खर्च करने से उनकी आर्थिक स्थिति डगमगा गई। अब इंग्लैंड की सरकार ने सोचा कि उपनिवेश में जो उपनिवेशवासियों को अधिक से अधिक आर्थिक सहायता दी जाए या अधिक से अधिक धन खर्च किया जाए तो हो सकता है कि उनकी नाराजगी दूर हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इससे इंग्लैंड की और आर्थिक स्थिति डगमगाने लगी किंतु उपनिवेशवासियों ने यह समझ रहे थे कि वह कोई अंग्रेजी इसमें कोई चाल है। मतलब इंग्लैंड की सरकार उन्हें भ्रम में डालना चाह रही है, झूठा दिखावा कर रही है आर्थिक सहायता देकर
इसीलिए वो नई आर्थिक नीति में भी उनका कोई विश्वास नहीं था और उनका गुस्सा ज्यों का त्यों बना रहा, जो कि क्रांति के रूप में बाद में देखने को मिलता है। शुगर एक्ट, एक शुगर एक्ट, करेंसी एक्ट और स्टाम्प एक्ट, इसके बारे में जानेंगे। शुगर एक्ट 1764 ईस्वी में शुगर एक्ट पास किया गया, जिसका ध्येय व्यापार को नियंत्रित किए बिना आय बढ़ाना था। मतलब इसमें ये ध्यान रखा गया इस एक्ट के अंतर्गत कि व्यापार को नियंत्रित भी नहीं करना पड़े और आय भी बढ़ जाए। यह पुराने मोल सेज एक्ट का ही संशोधित रूप था। मतलब जो शुगर एक्ट था वो पुराने मोल सेज एक्ट का ही संशोधित रूप था, या नया रूप था। संशोधित शुगर एक्ट द्वारा विदेशी रम का आयात बंद कर दिया गया। तो इस एक्ट में ये डिसीजन लिया गया कि जो आयात की जा रही है वो रम, उसको बंद किया जाए और सिरे पर साधारण कर लगाया गया। तो शुगर एक्ट में एक ये प्रमुख विशेषता थी कि विदेशी रम का आयात बंद कर दिया गया और सिरे पर साधारण कर लगाया गया। और इस एक्ट का उद्देश्य ये था कि व्यापार को नियंत्रित किए बिना आय को बढ़ाना। लेकिन क्या हुआ कि ये एक्ट जब लगा दिया गया तो इससे क्या है कि इससे उपनिवेश वासियों में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने ये सोचा कि ये एक्ट जो है वो उनके लिए मतलब उनके नुकसान के लिए बनाया गया है और इससे उनको नुकसान भी हुआ उपनिवेश वासियों को। तो ये भी एक क्रांति का कारण माना जा सकता है। करेंसी एक्ट, बहुत से उपनिवेश वासी नगद रुपए के स्थान पर कागज के नोट छाप कर अपने ऋण का भुगतान कर रहे थे। तो मतलब मुद्रा का अभिमूल्य मतलब एक तरह से नियंत्रण नहीं रहा और इससे इंग्लैंड को आर्थिक नुकसान भी पहुंचने लगा था। तो करेंसी एक्ट, बहुत से क्या उपनिवेशवादी नगद रुपए के स्थान पर क्या करने लगे थे, कागज के नोट छाप कर अपने ऋणों का भुगतान कर रहे थे, जिससे कि इंग्लैंड मुद्रा पर नियंत्रण न होने का इंग्लैंड की आर्थिक स्थिति कमजोर होती गई या उसको नुकसान पहुंचा। इसके बाद स्टाम्प एक्ट। स्टाम्प एक्ट में 1765 ईस्वी में ग्रैनविल ने सुप्रसिद्ध स्टाम्प एक्ट पास करवा दिया। मतलब ग्रैनविल ने 1765 ईस्वी में ग्रैनविल ने सुप्रसिद्ध जो स्टाम्प एक्ट था उसे पास करा दिया। इस कानून द्वारा समाचार पत्रों, कड़ी आलोचनाओं करने वाली पत्रिकाओं, पुस्तिकाओं, लाइसेंसों, पट्टों तथा कानूनी दस्तावेजों पर रसीदी टिकट लगाना आवश्यक कर दिया गया। मतलब पत्रिकाओं, समाचार पत्रों और पुस्तिकाओं और लाइसेंसों पर कानूनी दस्तावेजों पर पत्रिकाओं सभी पर रसीदी टिकट लगाना कंपलसरी कर दिया गया। मैसाचुसेट्स में इस एक्ट का विरोध भी काफी बड़े पैमाने पर हुआ और इस बात को लेकर हुआ कि ये जो एक्ट है स्टाम्प एक्ट, उससे क्या है कि अधिक से अधिक धन वसूली करना है इसको लगाने का कारण। इससे उनके आर्थिक नुकसान होंगे और आर्थिक रूप से ये सरकार का अपने धन अधिक से अधिक एकत्रित करने का उद्देश्य है। तो ये शुगर एक्ट, करेंसी एक्ट और स्टाम्प एक्ट, ये तीनों ऐसे एक्ट थे जिससे कि उपनिवेशवासी ये सोच रहे थे कि इन एक्टों के माध्यम से उनको आर्थिक नुकसान पहुंचाया जा रहा है और इसलिए क्रांति की ज्वाला और अधिक भड़क उठी थी। तो हमने देखा उपनिवेशों में बसने के कारण क्या थे और दूसरा अमेरिका की क्रांति के क्या कारण थे। पहला कारण था उपनिवेशियों में इंग्लैंड के प्रति प्रेम का अभाव, चारित्रिक भिन्नता, उपनिवेशियों का स्वतंत्रता प्रेम, दोषपूर्ण शासन व्यवस्था और उपनिवेशियों की उपयोगिता का भ्रांत धारणा, सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव, नवविरचित क्षेत्र की समस्या, नई आर्थिक नीति, शुगर एक्ट, करेंसी एक्ट और स्टाम्प एक्ट। अब अमेरिका की क्रांति के और कारणों को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ओके। अब हम
अमेरिका की क्रांति के कारणों में दो कारणों को और समझेंगे कि अमेरिका की क्रांति के और कौन से कारण थे। हमने इससे पूर्व में अमेरिका की क्रांति के कारणों के बारे में जाना था। अब हम समझेंगे अमेरिका की क्रांति के कारणों में बॉस्टन हत्याकांड। ये बॉस्टन हत्याकांड और देशभक्तों का आंदोलन बॉस्टन टी पार्टी, ये दोनों घटनाएं हैं जो अमेरिका की क्रांति का कारणों में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। जैसा कि हमने देखा कि इंग्लैंड की सरकार और इंग्लैंड के निवासी किस प्रकार से उपनिवेशों के प्रति अपना किस गलत रवैया अपना रखा था, जिसके कारण उपनिवेशियों में इंग्लैंड के प्रति नफरत की भावना थी और जो धीरे धीरे बढ़ती जाती है और जो अमेरिकी की क्रांति के कारण के रूप में दिखाई देती है। तो बॉस्टन हत्याकांड क्या था उसको जानेंगे। बॉस्टन एक नगर का नाम है। बॉस्टन में ब्रिटिश सैनिकों की उपस्थिति ने उपद्रवकारियों को और अधिक उत्तेजित कर दिया था। क्या कर दिया था? उत्तेजित। 5 मार्च 1770 ईस्वी के दिन बॉस्टन नगर में 7 अंग्रेजी सैनिकों और नगरवासियों के मध्य झगड़ा उत्पन्न हो गया था। तो ये झगड़ा उत्पन्न हुआ सैनिकों और बॉस्टन में 5 मार्च 1770 ईस्वी के दिन बॉस्टन नगर में 7 अंग्रेजी सैनिकों और नगरवासियों के मध्य झगड़ा पैदा हो जाता है। तो पहले क्या है कि झगड़ा सामान्य रहता है और उस झगड़े ने उग्र रूप धारण नहीं किया था। लेकिन क्या होता है कि पहले तो ऐसे ही मुक्कों और बर्फ आदि का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये झगड़ा धीरे धीरे बढ़ता जाता है और झगड़ा इतना उग्र रूप ले लेता है कि इसमें अंग्रेज जो सैनिक थे उन्हें वो गोलियां चला देते हैं, जिसके कारण घबराए हुए अंग्रेज सैनिकों ने गोली चला दी। इसमें 3 नागरिक मारे जाते हैं। कितने नागरिक? 3 नागरिक मारे जाते हैं, जिससे क्या है कि इससे उपद्रवकारी थे वो भड़क उठते हैं और ये उनके मन में आता है कि ये जानबूझ के गोलियां चलाई गई हैं, उनको निशाना बनाया गया है और उनके साथियों को मौत के घाट उतारा गया है। तो जिससे क्या है कि जो उपद्रवकारी भड़क उठते हैं और बॉस्टन हत्याकांड ने अमेरिकी क्रांति की ज्वाला को भड़काने का भी फिर काम किया। तो इससे क्या स्थिति अनियंत्रित हो जाती है और धीरे धीरे यह खबर जो है वो समस्त अमेरिका में आग की तरह फैल जाती है और जिसका कारण हम क्रांति के रूप में जिसका परिणाम हम क्रांति के रूप में देखते हैं। देशभक्तों का आंदोलन बॉस्टन टी पार्टी। तो देशभक्त जो कि पहले बॉस्टन हत्याकांड से ही काफ़ी नाराज चल रहे थे, लेकिन बॉस्टन टी पार्टी की घटना ने भी एक बहुत बड़ा योगदान दिया, जिसमें हम देखते हैं कि अमेरिका में 1770 ईस्वी के बाद से ही चाय का अवैधानिक व्यापार बहुत अधिक बढ़ गया था। तो 1770 ईस्वी के बाद क्या था? चाय का जो कारोबार था वो गैर कानूनी रूप से काफ़ी बढ़ गया था। अतः कंपनी की प्रार्थना पर, जब कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी प्रार्थना करती है, तो 1773 ईस्वी में संसद ने चाय अधिनियम पास करके ईस्ट इंडिया कंपनी को अमेरिका में चाय निर्यात करने का एकाधिकार दे दिया। तो संसद जो है वो क्या करती है कि चाय अधिनियम पास करके ईस्ट इंडिया कंपनी को अमेरिका में चाय निर्यात करने की परमिशन दे देती है और कंपनी को यह विश्वास था कि उपनिवेशी सस्ती चाय बड़ी मात्रा में खरीदेंगे। तो उपनिवेशियों से ये आशा की जा रही थी कि वो सस्ती चाय, हालांकि इसमें मुनाफे का विशेष ध्यान नहीं रखा गया और सस्ते दामों पर बेचने का प्रयास किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, लेकिन होता ऐसा नहीं है। तो बड़ी मात्रा में खरीदे, परंतु उपनिवेशियों को एकाधिकार से बहुत अधिक चिढ़ थी। मतलब उपनिवेशी इस बात से चिढ़े हुए थे कि वो पहले से ही परेशान थे कि ये इंग्लैंड की सरकार है, ये
ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से चाय कारोबार में अपना एकाधिकार स्थापित करना चाहती है, इसलिए वो चिढ़े हुए थे और अमेरिकी व्यापारियों को हानि पहुंचा रही है, वो पहुंचाना चाहते हैं। उनका ये मानना था कि उपनिवेशियों का कि इससे अमेरिकी जो चाय कारोबारी हैं उन्हें नुकसान पहुंचाने का उद्देश्य इंग्लैंड संसद का है। कंपनी के जहाज चाय लेकर अमेरिका पहुंचते हैं, मतलब चाय की पेटियों को लादकर, तो उसे वहाँ खरीदने वाला कोई नहीं मिलता है, क्योंकि पहले से ही प्लानिंग कर ली गई थी कि यदि चाय के जहाज आएंगे तो हम उसमें से चाय को परचेज नहीं करेंगे और चाहे कितनी भी सस्ती चाय बेची जाए। तो क्या होता है, फिर इंग्लैंड के जहाज वापस लौट जाते हैं और कुछ जहाज जो थे वो बॉस्टन नामक बंदरगाह पर रुक जाते हैं। तो अधिकांश जहाज़ों को वापस इंग्लैंड भेजना पड़ा, किंतु कुछ जहाज बॉस्टन बंदरगाह पर रुक गए और 26 दिसंबर 1773 ईस्वी को रात को 50-60 व्यक्तियों ने आदिवासियों का भेष धारण करके चाय के जहाज़ों पर धावा बोल दिया और चाय के जहाज़ों पे चढ़कर जो पेटियां थी चाय की उनको उठा कर समुद्र में फेंकने लगे। अतः इस घटना को बॉस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है और इस घटना से इंग्लैंड सरकार को भी काफ़ी मतलब उसने सख्त रुख अपनाने पर मजबूर कर दिया। और इधर इनकी जो योजना थी अमेरिकी वासियों की, जो उपनिवेशी थे, उनका उद्देश्य पूरा हुआ, लेकिन इससे क्या है कि फिर इंग्लैंड सरकार की जो दमनात्मक कार्रवाई करने उतारू हो जाती है और धीरे धीरे जो मतभेद हैं वो बढ़ते जाते हैं। और ये बॉस्टन हत्याकांड और बॉस्टन टी पार्टी की घटना ने भी अमेरिकी क्रांति को बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो इसमें क्या मतभेद पैदा होते हैं, तो आक्रोश की भावना सदैव संघर्ष और युद्ध का वातावरण तैयार करती है, वही यहाँ देखने को मिलता है। प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस और द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस, तो इसमें प्रथम और द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस ने यह व्यवस्था करने का प्रयास किया था कि किसी भी प्रकार से उपनिवेश वासियों को समझाया जाए जिससे कि ये संघर्ष और जो एक तरह से मतभेद की स्थिति या एक युद्ध का वातावरण तैयार हो रहा है ये किसी प्रकार से ना हो। और लेकिन उपनिवेश वासियों और इंग्लैंड के मध्य प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस और द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस के द्वारा किए गए प्रयासों का कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकलता और फिर बाद में इंग्लैंड इस बात पर निर्णय लेने के लिए मजबूर होता है कि अब सैनिक कार्रवाई इनके विरुद्ध की जाए। तो इस प्रकार नवीन कानूनों से सारे अमेरिका में सनसनी फैल गई थी और लोग नवीन कानून को दमनकारी कानून मान रहे थे। और ऐसे ही सेम कंडीशन अगर हम भारत में देखें तो भारत में भी ऐसा ही था कि नए नए कानून आते थे और नए कानूनों में पूरा जो लाभ जो छिपा होता था वो अंग्रेजी सरकार का अपने लिए छिपा होता था। कानून सिर्फ दिखाने के लिए होते। वही अमेरिका में भी कंडीशन देखने को मिलती है, वहाँ पर उपनिवेशियों के लिए कहते कुछ और करते कुछ, इस प्रकार से वहाँ पर जो विरोध की स्थिति बनी रही। तो आज हमने अमेरिकी क्रांति के विषय के संबंध में हमने अमेरिकी क्रांति के कारणों को जाना और उसमें हमने बॉस्टन हत्याकांड और देशभक्तों का आंदोलन, बॉस्टन टी पार्टी और प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस और द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस के बारे में जाना। तो अब इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ओके।